तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सभी लोग का स्वागत है क्राइम की कथा के इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल होंगे। सबसे पहले आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि घर के बगल में रामायण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड में एक्स्ट्रा साउंड आ रही होगी। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये साउंड अभी रामायण का कार्यक्रम शुरू हुआ है तो थोड़ा एक्स्ट्रा साउंड तो आएगी। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज के लिए इस चीज़ के लिए माफ़ करिएगा। अब आते हैं अपनी कहानी के ऊपर। एक लड़की जो राजस्थान की रहने वाली थी, वो एक लड़के से प्यार करती थी। उसकी चाची को उस लड़के के बारे में पता हो जाता है और उसको एक बाबा के पास ले जाती है। बाबा जो भी पूजा पाठ करना रहता है वो करता है और ऐसा बीत कुछ दिन बाद उस लड़की की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद करीब 1 साल जब बीत जाते हैं तो उस लड़की को कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। उसके बाद जो उसका पति और परिवार के लोग रहते हैं उसको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जो वहाँ पे जांच पड़ताल, जो भी मेडिकल की जांच होती है वो होती है। उसके बाद ये पता चलता है कि ये लड़की का 2 बार पहले ही अबॉर्शन हो चुका है। परिवार वाले या सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अभी नई नवेली शादी, 1 साल पुरानी शादी है और 2 बार अबॉर्शन हो चुका है, ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद लड़की के ऊपर गाज गिरती है और परिवार वाले और सभी की बदनामी होती है। और लड़की उसके बाद एक ऐसा खुलासा करती है जिसे सुनने के बाद जिसने भी सुना उसके होश उड़ गए। एक ऐसे बाबा का नाम बताती है जो आसपास में इतना ज़्यादा फेमस था कि पूरे गांव वाले, आसपास के जितने भी लोग थे वो सब लोग उसको जानते थे। लेकिन उसकी जब काली करतूत सबके सामने आ जाती है तब लोग उसको ढूंढने लगते हैं और पुलिस उसके ऊपर पहले 8,000 और बाद में 25,000 तक के इनाम रखती है। लेकिन वो बाबा महीनों तक फरार रहता है। राजस्थान के बाड़मेर की रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र जब 20 साल थी तो उसके माँ बाप एक लड़के से शादी फिक्स कर देते हैं। शादी हो जाती है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है। शादी हो जाने के बाद करीब जब 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक हो जाते हैं और वो लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती है तो परिवार वाले की चिंता बढ़ती है कि ऐसा क्या हुआ, क्या समस्या है। उसके बाद लड़का लड़की दोनों की जांच पड़ताल होती है कि किसके में कमी है, क्या दिक्कत है। लड़के का जब जांच पड़ताल होता है तो सब कुछ ठीक पाया जाता है और जब लड़की का जांच होता है तो ये पता चलता है कि पहले 2 बार इसका अबॉर्शन हो चुका है। लड़की जब ये बात सुनती है तो वहीं वो बेहोश हो जाती है। वहीं जहाँ पे वो हॉस्पिटल में गई थी, उसी हॉस्पिटल में वो जब ये खबर सुनती है तो वो बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाने के बाद उसका पति जो रहता है उसको पानी वानी के छींटे मारता है और वो गुस्से में बात करता है। वो बोलता है कि किससे मुँह काला करके आई हो, ये ऐसा कैसे हो गया। परिवार वालों से ये बोलता है कि कहाँ आप लोगों ने मेरी शादी करवा दी, इसका तो पहले ही 2 बच्चा गिर चुका है और आप लोगों ने ऐसी जगह मेरी शादी करवा दी। लड़की रोती रहती है, बिलखती रहती है, वो कुछ भी ऐसा कुछ बताने को तैयार नहीं थी। वो बार बार यही बोल रही थी कि ये रिपोर्ट गलती है, इस रिपोर्ट में ज़रूर कोई ना कोई गलती हुई है, जिसके बाद ये ऐसी रिपोर्ट आई है। जिसके बाद परिवार वाले उसको घर लेकर आते हैं और घर लेके आने के बाद यही ताने मार रहे थे कि किससे किससे मुंह काला करवा के आई हो, शादी के पहले तुम्हारे कितने लड़कों से संबंध थे। लड़की जब इन बातों को सुनती थी तो केवल रोती रहती थी, बिलखती रहती थी। जिसके बाद लड़के के परिवार वाले और लड़की के परिवार वाले दोनों लोग जुटते हैं और आपसी पंचायत करते हैं। आपस में ही परिवार के लोग जो रहते हैं, वो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, वो आपस में पंचायत करते हैं। पंचायत करने के बाद उस लड़की से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया था और ये कब कब हुआ था। लड़की भी, ये परिवार वाले और मायके वाले दोनों लोग की बातें सुन सुनकर एकदम तंग आ चुकी थी। उसके बाद वो रोना बिलखना बंद करके और जो भी उसके साथ घटना हुई थी उस सारी बातों को सिलसिलेवार तरीके से परिवार वालों के सामने रखती है। वो बताती है कि जब वो 19 साल की थी तब वो एक लड़के से प्यार करती थी। वो एक तरफा प्यार था, केवल वो उससे प्यार करती थी। वो सोचती थी अगर इससे शादी हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। इस बात को वो अपने चाची से बताती है और चाची के यहाँ एक बाबा आया करते थे। चाची और चाचा में थोड़ा अनबन चल रही थी, जिसकी वजह से उनके घर पे एक वशीकरण वाले बाबा आते थे। बाबा का नाम था लाल बाबा तांत्रिक। वो आता था और जो ये चाची चाचा थे, इन दोनों के यहाँ पूजा पाठ कुछ भी करते थे ताकि इन दोनों के संबंध अच्छे हो जाएं। इसी बीच एक दिन चाची मेरे को लाल बाबा से मिलवाती हैं। मिलवाने के बाद बाबा मुझे एक माला देता है और बोलता है इस माले को कभी भी निकालना मत, अगर तुम निकालोगी तो तुमको ये परेशानी होगी। ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें बता देता है जिसके बाद मैं बहुत डर जाती हूँ। मैं उस माले को हमेशा अपने पास रखती थी। 2-4 दिन 10 दिन बाद बाबा मुझे बोलते हैं कि तुम अब से मेरी शिष्या हो और अब तुम मेरे शरण में रहोगी, तुम्हारी जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कतें हैं, सब कुछ ठीक हो जाएंगी।
मैं बाबा के जाल में धीरे धीरे फंसती जा रही थी और बाबा मुझे अपनी जाल में फंसाता रहता था। वो लड़का तो मुझे नहीं मिलता है, लेकिन बाबा मुझे अपने जाल में फंसा लेता है। बाबा मुझे वो माला देता था और एक छोटी सी डिबिया थी, उसमें से कुछ पाउडर टाइप की चीज़ें थी, वो मुझे प्रसाद के रूप में देता था। वो खाने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत नींद में हो गई हूँ। ऐसा लगता था कि कोई नींद वाली दवा खा ली हूँ और मुझे एकदम नींद आने लगता था तेज़ी से। उसके बाद चाची मुझे एक कमरे में ले जाकर बंद कर देती थी और वो बाबा भी उसी कमरे में आ जाता था। बाबा मेरे साथ कमरे के अंदर घंटों तक दुष्कर्म करता रहता था। दुष्कर्म करने के बाद जब वो चला जाता था और जब मुझे होश आता था, तो मेरा पूरा दर्द, पूरा देह जो बॉडी होता है, पूरे बॉडी में पूरा दर्द होता था। मैं बोलती थी चाची से कि चाची इन्होंने ऐसा क्या किया है कि मेरे पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है। जिसके बाद चाची मुझे एक दवा देती थी और बोलती थी इसे खा लो, जो भी परेशानी है तुम्हारी इस दवा से ठीक हो जाएंगी। मैं 2-4 बार 5 बार ये दवा खाती थी, लेकिन एक बार जब जो बाबा था वो मुझे पाउडर देता है, वो पाउडर को मैं खाती नहीं हूँ और मैं बेहोशी का नाटक करने लगती हूँ। मैं ऐसा नाटक करती हूँ कि मैं नींद में जा रही हूँ। मुझे चाची उसी कमरे में डाल देती हैं और डालने के बाद वो बाबा कमरे में आता है और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन मैं नींद में नहीं थी, तो मैं बाबा का विरोध करने लगती हूँ। जिसके बाद मुझे बाबा धमकाता है और बोलता है कि चुपचाप मुझे संबंध बनाने दो, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को एक मंत्र इधर फूकूंगा, एक मंत्र उधर फूकूंगा और पूरा तुम्हारा ख़ानदान जो है वो भस्म हो जाएगा। जिसके बाद मैं डर जाती हूँ और उसके बाद बाबा मेरे साथ दुष्कर्म करता है। वही काम करता है जो इसके पहले वो पता नहीं कितने बार मेरे साथ कर चुका था। और फिर चाची मुझे वही दवा देती हैं और बोलते हैं ये खा लो, तुमको इससे ही निजात मिल जाएगी। तुम्हारी जो भी दर्द है, जो भी पीड़ा है, उससे तुमको आराम मिल जाएगा। लड़की परिवार वालों से आगे बताती है कि बाबा अपनी जीभ पर मिश्री रखता था। मिश्री मैं फ़ोटो में डाल दूंगा, आप समझ जाएंगे क्या चीज़ होता है। अपनी जीभ पर रखता था और जो भी उसकी शिष्या थी, शिष्य थे, सभी लोग को वो मिश्री अपनी जीभ से उठा के खाने के लिए बोलता था। इस तरीके की वो चीज़ें करवाता था। और जो ये माला था, कभी कभी मैं इस माले को गले से जब निकाल देती थी तो वो बहुत गुस्सा होता था। बोलता था अगर इसको ज़्यादा समय तक निकालोगी तो एक दिन अचानक से भस्म हो जाओगी। परिवार वाले तुम्हारी रात तक नहीं पता कर पाएंगे कि तुम गई कहाँ, और उसके बाद मेरी भी समस्याएं बढ़ जाएंगी। इस माले को कभी भी अपने गले से मत निकालना। बाबा ऐसी ऐसी चीज़ें बोलता था, ऐसी ऐसी बातें बोलता था, जिसे सुनने के बाद मैं भयभीत हो जाती थी, मैं डर जाती थी। मुझे ये भी डर लगा रहता था कि कहीं परिवार वालों से इस बारे में चर्चा करूँगी तो कहीं मेरे परिवार पे दिक्कत ना आ जाए, कहीं मेरे ख़ानदान पे दिक्कत ना आ जाए। ये सिलसिला चलता रहता है। बाबा हमेशा चाची के घर पे आता था और मेरे साथ दुष्कर्म करता था, मेरे साथ संबंध बनाता था। मैं भी डर के मारे उससे कुछ कह नहीं पाती थी और जो वो करता था वो मैं चुपचाप सहती जाती थी। लेकिन इसी बीच मई 2021 में मेरी शादी तय हो जाती है और मेरी शादी इनसे हो जाती है। शादी हो जाने के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन करीब 1 हफ्ते ही बीते थे। बाबा का मेरे पास फ़ोन आता है और वो बोलता है कि तुम अभी कहाँ पे हो, मैं तुम्हारे घर पे आना चाहता हूँ और तुम्हें कुछ, तुम्हारे शादी के मतलब तुम्हारी शादी हो गई है, उसके उपलक्ष्य में तुमको कुछ उपहार देना चाहता हूँ। बाबा को मैं अपने घर का एड्रेस बताती हूँ। बाबा घर पे आता है। वो एक चांदी की अंगूठी लेकर आया था जिसमें बाबा के नाम का पहला लेटर एल लिखा हुआ था। वो अंगूठी को बोलता है कि तुम अपने पति को पहना देना, और एक नया माला लेकर आया था, उसे मुझे बोलता है कि अपने गले में रखना। और पुराने माले को वो ले जाकर अपनी ले जाता है और बोलता है कि मैं इसे भस्म कर दूंगा। इस तरह की वो बातें बोलता है। मैं वहाँ से निकलती हूँ और अपने पति को वो अंगूठी देती हूँ। शाम के टाइम जब मेरे पति आते हैं तो उनको अंगूठी देती हूँ। पहली नज़र में देखने के बाद ही वो पति, जो मेरे पति हैं, उस अंगूठी को तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद उसको फेंक देते हैं। दूसरे तीसरे दिन उस माले पर भी, जो माला दिया था बाबा ने, उस पर उनकी नज़र पड़ती है। वो पूछते हैं माला किसने दिया है, कहाँ से आया है, क्या है, कैसा है। मैं बोलती हूँ कि मेरे जो बाबा हैं वही ये माला दिए हैं, वशीकरण वाले बाबा हैं। बोलते हैं सब कुछ परिवार में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो ये माला तुम पहना करो। इतनी बातें सुनने के बाद मेरे पति वो माले को खींचते हैं और उसे भी तोड़कर फेंक देते हैं। उसके बाद जब भी बाबा फ़ोन करता था मैं उसको मना कर देती थी। मैं बोलती थी मेरे पति ऐसे हैं, वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, इसलिए आप मुझे फ़ोन मत किया करिए। लेकिन उसके बाद भी बाबा बार बार फ़ोन करता था, बार बार मुझे अलग अलग जगह पे बुलाता था। लेकिन पति की सख्ती के बाद मैं, वो जहाँ भी बोलता था मैं वहाँ जा नहीं सकती थी, मैं वहाँ जा नहीं पाती थी, और वैसे भी मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहती थी। लेकिन शादी के करीब 1 साल हो गए थे। परिवार वाले जब मुझसे पूछते थे कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारा बच्चा कब हो रहा है, कब खुशखबरी दे रही हो, इस तरीके की चीज़ें जब परिवार वाले पूछते थे
तो मैं परेशान हो जाती थी, मैं उनको क्या जवाब दूँ मैं समझ नहीं पाती थी। मेरे पे भी और मेरे पति पे भी, दोनों लोग पे जब दबाव ज़्यादा पड़ने लगा तो हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पे जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल में वही चीज़ें बाहर आती हैं जो सभी चीज़ें आप लोगों के सामने पहले ही बता चुका हूँ कि लड़की का 2 बार पहले ही अबॉर्शन हो चुका है और ये शायद अब आगे चल के कभी माँ नहीं बन पाएगी। इस तरीके की बातें डॉक्टर बताते हैं और उसके बाद पति गुस्सा होते हैं, परिवार वाले सभी लोग गुस्सा होते हैं और ये पंचायत बैठती है। पंचायत बैठने के बाद यही सारी बातें जो पहले बताई वो उस लड़की ने परिवार वालों के सामने रखी। लड़की की बातें सुनने के बाद परिवार वाले सख्ती में आते हैं और लड़की को लेकर, उसके पति को लेकर और जितने भी परिवार वाले थे सब लोग थाने पहुंचते हैं। थाने पहुंचने के बाद जो भी लड़की के साथ हुआ था उसकी एक तहरीर देते हैं। तहरीर देने के बाद एफआईआर लिखने को बोलते हैं। पुलिस तुरंत एफआईआर लिखती है, लेकिन 2-4 दिन 10 दिन बीत जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करती है। इधर उधर जब भी जाते थे परिवार वाले तो उनको टालती रहती थी, ये है वो है, इधर उधर करके टालती रहती थी। जिसके बाद परिवार वाले और गांव वाले सभी लोग मिल के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। जब काफ़ी ज़्यादा दिन धरना प्रदर्शन होता है तो पुलिस वाले सख्ती में आते हैं और लाल बाबा की तलाश में जुट जाते हैं। पुलिस वाले लाल बाबा को ढूंढते रहते हैं लेकिन कहीं भी लाल बाबा मिलता नहीं है। 1 महीने बीत जाते हैं, 2 महीने बीत जाते हैं। जिसके बाद पुलिस की जो टीम रहती है, जो वहाँ पे कलेक्टर रहते हैं, वो 8,000 रुपये का इनाम उस लाल बाबा के ऊपर रख देते हैं। इनाम भी रख देते हैं, फिर भी लाल बाबा की कोई पता नहीं था कि वो कहाँ है, कैसा है, किधर गया। पुलिस की टीम काफ़ी कोशिश करती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, कभी बिहार में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी राजस्थान में, कभी गुजरात में, कभी मध्य प्रदेश, हर जगह पुलिस की टीम ढूंढ रही थी। जहाँ भी इस तरह के मठ रहते हैं, जहाँ भी इस तरह के बाबा होते हैं जो वशीकरण और बाकी चीज़ें करते हैं, इन लोगों की तलाश कर रही थी, लेकिन बाबा कहीं भी मिलता नहीं है। जब करीब 7 महीने बीत गए थे तो पुलिस इनाम की रकम को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर देती है, लेकिन फिर भी बाबा की कोई भी पता नहीं चल रहा था कि बाबा गया कहाँ है, कहाँ जिंदा है या मर गया, ये भी पता नहीं चल रहा था। 22 जनवरी 2022 को एफआईआर लिखा गया था और अब दिसंबर का महीना आ जाता है, दिसंबर 2022। इसमें एक मुखबिर बताता है कि एक जगह बताता है जो कि जूनागढ़ के अफोदर थाना स्थित एक काली मंदिर है, जहाँ पे एक मुखबिर बताता है कि यहाँ पे एक बाबा हैं, एक महंत हैं, जो करीब 8-9 महीने से यहाँ पे हैं, पूजा अर्चना करते हैं, सब कुछ करते हैं, अपनी दवाएं भी बेचते हैं और किसी किसी की नाड़ी भी देखते हैं। जो भी परेशान लोग हैं उन लोगों की नाड़ी देखकर और उन लोगों का भविष्य बताते हैं। पुलिस की टीम के पास फ़ोटो पहले से थी, बाबा की पुरानी फ़ोटो थी, 1 साल पुरानी फ़ोटो। वो फ़ोटो लेके पहुँचती है और उसके बाद वहाँ से एक शख्स को उठाकर थाने लेकर आती है। थाने लेकर आने के बाद पीड़िता को थाने लाया जाता है और थाने ले आने के बाद पहली नज़र में वो पीड़िता बोलती है कि यही लाल बाबा है, इसी ने मेरे साथ सालों तक दुष्कर्म किया था। पहचान हो जाती है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है। पुलिस की टीम उसको थाने के अंदर ले जाती है और उसका सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होता है वो शुरू कर देती है। घंटों तक उसका सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता रहता है, लेकिन वो मुंह खोलने को तैयार नहीं था। जब ये सांस्कृतिक कार्यक्रम अपनी एकदम चरम सीमा पे पहुंच जाता है तब वो मुंह खोलता है और जो भी उसको करना था, जो भी वो करता था लोगों के साथ, वो सारी चीज़ों को सिलसिलेवार तरीके से पुलिस वालों के सामने रखता है। लाल बाबा बताता है कि उसका नाम देव नारायण उर्फ देवदास है। वो सीहोर जिले का रहने वाला है। जो पीड़िता की चाची है, इससे मेरे पहले से संबंध थे, पहले से ही संपर्क था इससे। चाचा चाची में अनबन चल रही थी, जिसकी वजह से मैं इसके घर पे आया जाया करता था और इन दोनों की जो भी समस्याएं थी उसको वशीकरण के थ्रू ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच एक दिन इसकी चाची इस लड़की को मेरे पास लेकर आती है और इसके बॉयफ्रेंड या जो भी रहता है उसके बारे में मुझे बताती है। बताने के बाद मैं वही सब वशीकरण और बाकी चीज़ें इसके ऊपर भी करता हूँ और उसके कुछ दिन बाद ही जब ये मेरे कंट्रोल में आने लगती है, मेरे अंडर में आने लगती है, तो मैं इसको एक नशे की गोली देकर, एक नींद की गोली देकर, पहले इसको पाउडर बना लेते हैं नींद की गोली को और इसको पानी में घोल कर पिला देता था। थोड़ी देर बाद ही इसको ये एकदम सोने की हालत में हो जाती थी। इसको लगता था कि बहुत तेज़ नींद आ रही है और इसको कमरे में ले जाता था और इसके साथ दुष्कर्म करता था। लेकिन एक दिन अचानक से पता नहीं क्या होता है और ये उठ जाती है और उठने के बाद ये चिल्लाने लगती है, हल्ला करने लगती है। उस दिन मैं इसको धमकाता हूँ कि अगर ऐसी चीज़ें करोगी तो तुम्हारे पूरे ख़ानदान को भस्म कर दूँगा। और उसके बाद ये पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में हो गई थी और उसके बाद जितना बार हो सकता था मैं इसके साथ संबंध बनाता था, मैं इसके साथ दुष्कर्म करता था। लेकिन इसकी शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद इसको मैंने कुछ गिफ्ट दिए, लेकिन उन सारे गिफ्टों को शायद इसके पति ने फेंक दिया।
जब भी मैं फ़ोन करता था ये बार बार मेरा फ़ोन काट देती थी, मेरे पास आती नहीं थी। लेकिन जब शादी के इसके 1 साल बीत गए थे तो मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ़ एफ़आईआर दर्ज हुआ है। जिसके बाद मेरी बड़ी-बड़ी दाढ़ी थी, बड़ी-बड़ी मूँछें थी। मैं जब भी मुझे पता चलता है कि एफ़आईआर दर्ज हो गया है, तो मैं अपनी मूँछ दाढ़ी सबसे पहले काट देता हूँ। बाल को पूरा तरीके से मोड़ देता हूँ, एकदम बाल पूरा क्लीन शेव। जीन्स पैंट पहनना शुरू कर देता हूँ, ब्लैक चश्मा लगाना शुरू कर देता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ। निकलने के बाद मैं यही तलाश में था कि कोई ऐसा मंदिर मिल जाए, जहाँ पे मैं अपना मठ जमा सकूँ और वहाँ का महंत जो होता है, महंत बन सकूँ। इधर-उधर ढूँढता हूँ लेकिन कहीं भी कोई जगह नहीं मिल रहा था। मैं खुद महीनों तक भटकता रहा लेकिन कोई ऐसा मुझे मंदिर नहीं मिल रहा था जहाँ पे मैं अपना गढ़ जमा सकूँ। लेकिन एक दिन जूनागढ़ के अखोदर थाना स्थित काली मंदिर पर जब मैं जाता हूँ तो वहाँ जाने के बाद वहाँ के जो लोग रहते हैं वो बताते हैं, वहाँ के जो एक पुजारी था, छोटा पुजारी, वो बताता है कि यहाँ के जो बड़े पुजारी हैं उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, जिसके लिए वो अपने घर पे ही अब रहते हैं। ये सुनने के बाद मेरा चेहरा एकदम चमक उठता है और मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत बड़ा महंत हूँ, मैं बहुत बड़ा पुजारी हूँ। मैं पहले हरिद्वार में रहता था और अब यहाँ पे अपना गढ़ जमाना चाहता हूँ। उन लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं रहती है और मैं वहाँ पे अपना गढ़ जमा लेता हूँ। गढ़ जमाता हूँ, पहले स्टार्टिंग में जो भी पूजा पाठ करना रहता है इस तरह की चीज़ें करता हूँ और उसके बाद लोगों की नाड़ी देखना, लोगों के भविष्य बताना और कुछ जो आयुर्वेदिक टाइप की दवाइयाँ होती हैं, जो वहाँ पे देसी दवाइयाँ होती हैं, उस तरीके की दवाइयाँ भी वहीं पे मंदिर के अंदर ही बनाना शुरू कर देता हूँ और जो भी पीड़ित थे उन लोगों को वो दवाइयाँ देता था, उन लोगों का निवारण करता था। इसी बीच एक बार जब 2-4 महीने हुए तो मेरे को सेटल हुए, एक बार पुलिस की टीम वहाँ पे पहुँची भी थी। पुलिस को देखने के बाद मैं हैरान हो गया, लेकिन पुलिस ने मुझे पहचाना नहीं, उल्टा मुझे नमस्कार करके वो लोग वहाँ से निकल गए थे। वसीकरण बाबा की बातें सुनने के बाद पुलिस वाले हैरान थे, दंग रह गए थे कि वो उस जगह पे जा भी चुके थे लेकिन उनको उस बाबा की पहचान ही नहीं हो पाई थी कि ये कौन है, कौन सा बाबा है, क्या है, कैसा है, कुछ भी उन लोग को पता ही नहीं चल पाया था और उल्टा वो लोग उसको नमस्कार करके वहाँ से निकले थे। बाबा की बातें सुनने के बाद पुलिस वाले उसको ऑफिशियली गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देते हैं। अभी ये मामले का ट्रायल चल रहा है, जैसा भी इस केस में अपडेट आएगा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर बताऊँगा। लाल बाबा के बारे में आपको कुछ और चीज़ें बता दूं, ये शर्तीय इलाज करता था। शर्तीय इलाज वही चीज़ें होती हैं, जब आप कभी भी रेलवे में सफ़र कर रहे होंगे तो जनरल बोगी में आप देखते होंगे कि तुरंत समाधान पाएँ, पति पत्नी का लफड़ा है, ज़मीन का विवाद है, ये है वो है, इस तरह की 12 चीज़ें लिखी रहती हैं। तुरंत कॉल करें, 10 मिनट में समाधान मिलेगा, इस तरीके की बातें नीचे लिखी रहती हैं। 2 दिन में समाधान चाहिए 4000 लगेगा, 8 दिन में समाधान चाहिए तो थोड़ा कम पैसे लगेंगे, 2000 लगेगा, 2500 लगेगा। 15 दिन में समाधान चाहिए, 1000 रुपये में भी हो जाएगा। तुरंत समाधान चाहिए, अभी 15 मिनट 20 मिनट के अंदर 15-20 हज़ार रुपये लगेंगे। इस तरीके की बाबा अपना प्रचार करते हैं, अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं और ये जो प्रचार होता है इनका हर जगह मिल जाएगा। रेलवे स्टेशन के अंदर, रेलवे जो कोच कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर, जो उसका बाथरूम होता है, टॉयलेट होता है, उन सभी के अंदर इन सब लोग के पर्चे चिट्ठे जो भी होते हैं मिल जाएंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग टेम्पो से जाते हुए रहते हैं और इन पर्चों को उड़ाते हुए रहते हैं। कभी कभी हम लोग के भी हाथों में इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। इस तरीके की एक घटना जो मेरे साथ हुई थी, जो मेरे साथ खुद बीती थी, उसके बारे में आपको बताता हूँ। एक बाबा के पास मैंने फ़ोन किया, मैंने बस ट्रायल बेस के लिए कि क्या होता है वसीकरण, क्या होती हैं ये सब चीज़ें, इसके लिए मैंने बाबा के पास फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद बाबा ने मेरा फ़ोन उठाया और बोला कि इतने पैसे लगेंगे। एक तरह से उन्होंने बोला था 10,000 तक रुपए लगेंगे और आप जिस लड़की से बोलेंगे उस लड़की से आपकी शादी हो जाएगी, उस लड़की के आपसे संबंध बन जाएंगे। मुझे भी कोई परेशानी नहीं थी, मैं बस ट्रायल के लिए चेक करना चाहता था कि क्या होने वाला है। बाबा मुझे उत्तराखंड का एक जगह लोकेशन बताते हैं और वहाँ पे मैं पहुँचता हूँ। मैं पहुँचा था और मेरे साथ 2-4 मेरे मित्र थे, वो सभी लोग पहुँचते हैं। लेकिन बाबा मुझे बोलते हैं कि आप अकेले आइएगा, आपके साथ और कोई नहीं आना चाहिए। हम लोग बाकी और मित्रों को बोलते हैं कि भाई आप लोग इधर उधर घूमिए और मैं एक जगह और थोड़ा काम है वहाँ से करके आता हूँ। फिर से मैं बाबा को फ़ोन करता हूँ, वो मुझे एक और एड्रेस भेजते हैं और उस एड्रेस पे मैं पहुँचता हूँ। वहाँ पे एक बड़ा सा शिव जी का मंदिर था और उस मंदिर के करीब 100 मीटर पीछे कुटिया टाइप का जो जगह होता है वैसा ही कुछ बना हुआ था। अंदर जाने के बाद जब पहली नज़र में मैंने देखा, काफ़ी कंकाल थे, काफ़ी अलग अलग तरह के, एकदम अंधेरा टाइप का था, कंकाल था, सिंदूर उंदूर इधर उधर पूरा बिखरा हुआ था। मुझे एक बाबा का शिष्य बोलता है कि आप अंदर जाइए, बाबा भी
अपनी मतलब ध्यान मुद्रा में लीन हैं, एक 10-15 मिनट में आपके पास आएंगे। पहले तो मैं हैरान होता हूँ तो अभी 10-15 मिनट पहले बाबा से बात हुई है और ये अभी तुरंत ध्यान मुद्रा में चले गए, ऐसा क्या हो गया। खैर मैं 10-15 मिनट इंतज़ार करता हूँ और एक आदमी आता है, एक बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से 50 साल के आसपास एज रही होगी उनकी, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल। देखने के बाद मैं भी एक बार के लिए हैरान हो गया था कि अरे बाबा अब क्या होगा, कहीं कुछ ऐसा उल्टा ना पड़ जाए, मेरा ये जो मैं चेक करने के लिए आया हूँ कहीं यही उल्टा ना पड़ जाए मेरे ऊपर। बाबा को कुटिया के अंदर आए 2-3 मिनट ही हुए होंगे, उनका शिष्य आता है और बोलता है कि 5,000 रुपये अभी जमा कर दीजिए और 5,000 रुपये कार्यक्रम हो जाने के बाद, जो पूजा पाठ हो जाएगा उसके बाद जमा करना पड़ेगा। मैं तुरंत अपने जेब से 5,000 रुपये निकालता हूँ और उनके हाथ में रख देता हूँ। उसके बाद जो भी बाबा का पूजा पाठ करना रहता है, खोपड़ी लेते हैं, उसको नचाते रहते थे, उसके ऊपर कभी कभी सिंदूर डालते थे, कभी पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी डालते रहते थे, कभी नारियल फोड़ते थे, कभी मुझे बोलते थे कि इसके चक्कर लगाओ। 15-20 मिनट, आधे घंटे बीत जाते हैं और इन सब चीज़ों की पूजा पाठ होता रहता है। उसके बाद वो बोलते हैं कि एक ब्लेड मुझे देते हैं और बोलते हैं अपना रक्त काट के इस जो वो मैं कंकाल था उसके ऊपर डाल दो। मैं तो एक तरफ बार के लिए हड़क जाता हूँ, डर जाता हूँ, मैं खुद डर गया था। खैर उसके बाद एक सुई नुमा चीज़ मुझे देते हैं, उससे मैं अपनी उंगली में चुभोता हूँ थोड़ा सा और 1-2 बूंद ब्लड निकलता है और ब्लड निकलने के बाद वो उसके ऊपर कंकाल जो उसका नरमुंड बोल सकते हैं, नरमुंड था, उसके ऊपर 1-2 बूंद ब्लड जाता है। उसके बाद फिर बाबा अपना आधा 1 घंटे तक इधर उधर पूजा पाठ जो भी चीज़ें रहता है करते रहते हैं और मुझे उसके बाद बोलते हैं कि बेटा उस किनारे एक थोड़ा सा जगह बना हुआ था, एक बाथरूम टाइप का कुछ जगह था, बोलते हैं वहाँ पे जाओ और अपने सारे कपड़े उतार दो। ये सुनने के बाद एक बार के लिए मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं जो बाबा को पहले जब मैं आया था बाबा को कुछ डिटेल दिया था कि मुझे इस लड़की को अपने बस में करना है, ये नाम है, ये चीज़ें, सब कुछ उनको बता दिया था। मैं सोचता हूँ कि इससे मेरा कपड़े उतारने का क्या मैनर बनता है। खैर मैं उनकी बातें सुनने के बाद वहाँ पे जाता हूँ और अपने सारे कपड़े उतार देता हूँ। सारे कपड़े उतारने के बाद बाबा वहीं से आवाज़ देते हैं कि अभी इस कमरे में एक महिला आएगी, उसको तुमको खुश करना होगा। अगर तुम उसको खुश कर दोगे तभी ये प्रूफ हो पाएगा कि तुम जिस लड़की को अपने बस में करना चाहते हो उसको भी खुश कर पाओगे कि नहीं। ये सुनने के बाद मेरे होश उड़ जाते हैं। मैं बोलता हूँ कि बाबा जी ये सब तो चीज़ें तो नहीं हो पाएंगी, आप कोई और उपाय निकालिए, आप इतने बड़े तांत्रिक हैं, इतने बड़े बाबा हैं, क्या कोई और आपके पास आइडिया नहीं है। बाबा बोलते हैं आइडिया तो बहुत सारे हैं बेटा, लेकिन तुम क्या वो कर पाओगे। मैं बोलता हूँ बाबा जी आप बोलिए, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। बोलते हैं सबसे पहले वहाँ पे हस्तमैथुन करके वहाँ से निकलो। मैं ये भी करने के लिए तैयार नहीं था, मैं बाबा को साफ मना करता हूँ और बोलता हूँ कि बाबा जी ये चीज़ें तो नहीं हो पाएंगी, आप कोई और आइडिया निकालिए, आप इतने बड़े तांत्रिक हैं, इतने बड़े बाबा हैं। खैर बाबा फिर से बोलते हैं कि ठीक है नहीं कर पाओगे तो वहाँ से कपड़े पहनो और इधर आ जाओ। मैं कपड़े पहनता हूँ और बाबा के पास आके बैठ जाता हूँ। बैठने के बाद 10-15 मिनट तक वही पूजा पाठ जो भी कार्यक्रम होता है वो चलता रहता है और उसके बाद एक छोटी सी शीशी में बाबा मुझे कुछ टैबलेट और एक पाउडर टाइप का कुछ चीज़ था उसको देते हैं और बोलते हैं कि जिसको भी तुम वशीकरण करना चाहते हो, जिसको भी अपने कब्जे में लेना चाहते हो, उसको एक बार ये दवा, उसको एक बार किसी भी चीज़ में करके कैसे भी करके उसको पिला दो। उसके बाद वो तुम्हारे साथ संबंध बनाने लगेगी और एक बार अगर संबंध बना लेगी तो तुम उससे शादी कर सकते हो, जो भी चीज़ें करना है वो कर सकते हो। मैं वहाँ से निकलता हूँ, जो बाकी और 5,000 रुपये बचे थे वो भी उनको देता हूँ। देने के बाद वहाँ से निकलता हूँ और हम लोग वहाँ पे उत्तराखंड में बाकी अलग अलग जगह पे घूमते हैं। और घूमने के बाद जब मैं घर पे आता हूँ तो मेरे कुछ और दोस्त हैं जिनके पास मैं वो शीशी और वो दवा दोनों को भेज देता हूँ, एक तरह से जाँच के लिए भेज देता हूँ लेबोरेटरी में। और वहाँ पे जब जाँच के बाद 2-4 दिन बाद जो मेरे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, वो बताते हैं कि भाई ये एक तरह का ड्रग है। ये ड्रग ये काम करता है कि मतलब कुछ टाइम के लिए एक तरह से आप नीम बेहोशी की हालत में चले जाएंगे और जो दूसरी शीशी में जो पाउडर है वो आपको सेक्स के लिए मतलब प्रेरित करेगा, परेशान करेगा कि आप करना है ऐसा करके। मैं जब ये चीज़ें सुनता हूँ तो एक बार के लिए मैं भी दंग रह गया था कि बाबा को ऐसी चीज़ें मिल कहाँ से जाती हैं और इस चीज़ों के चक्कर में कितने लोग बेवकूफ़ बनते हैं, कितने लोग अपने हज़ारों रुपए बाबा के पास गंवाते होंगे। बाबा के पास कोई ऐसी शक्तियाँ नहीं होती हैं, कोई ऐसे जादू नहीं होते हैं कि वो आपको बस में कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अगर ऐसे कोई बाबा होते होंगे तो होंगे वो हिमालय की पहाड़ियों में पड़े होंगे, वह इस तरह की फ्रॉड नहीं करते होंगे, 10-5 हज़ार रुपये लेकर इस तरीके की वशीकरण, इस तरीके की चीज़ें नहीं करते होंगे, जितना मुझे जानकारी है। अगर आपको इस बारे में कोई भी जानकारी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये थी एक वशीकरण बाबा की कहानी और साथ ही साथ जो मेरे साथ घटना हुई थी वो भी आपके साथ शेयर किया।
अगर आपके साथ कोई घटना हुई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।